हेलो स्टूडेंट्स, जिसका हम सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 11th, क्लास 12th और 9 से लेके वैसे 7, 6, 7 का भी सिलेबस जारी कर दिया है, लेकिन 6, 7 से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को जो बात करनी है वो 11, 12 की बात करनी है। क्लास 11th और क्लास 12th आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम इस बार 2022 में होने वाले हैं। 2022 में आप लोगों को पहले पेपर में पता चल गया होगा कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th का नवंबर में होगा, और बाकी 9th का क्लास का और बाकी उससे नीचे के क्लासेस के और 11th के क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा, टर्म 1 का। और आपको ये भी मालूम है कि टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको OMR सीट में उसका सही आंसर जो होगा उसमें बॉल पेन से, ब्लैक हो या ब्लू पेन से, उसको कलर करना होगा, बॉक्स को पूरा भरना होगा। ये OMR सीट होता है, जो पहले भी आप दे चुके होंगे ऐसा एग्ज़ाम। तो अब सवाल ये है कि टर्म 1 में पढ़ना क्या क्या है, क्या सिलेबस है। इसका इंतज़ार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए की तरफ से हम लोग सब कर रहे थे। सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर टर्म 1 का सिलेबस क्या है, टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है, क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग आज बेसिकली कॉमर्स सब्जेक्ट का क्लास 12th का जो सिलेबस जारी हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से टर्म 1 के लिए, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टर्म 2 का भी सिलेबस डिस्कस कर देंगे। टर्म 2 सब्जेक्टिव मोड में होगा, वहाँ पे आपको फिर वही 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, बट सब्जेक्टिव मोड में। सब्जेक्टिव मोड में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये 3 क्वेश्चन आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी एक वर्ड में उसका आंसर आप दे सकते हैं, वो भी 1 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 तरह से पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग पहले सिलेबस एक एक करके हर सब्जेक्ट का, कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स के लिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों के लिए इकोनॉमिक्स सेम होता है और तीनों के लिए यही सिलेबस जारी होता है। जनरली इकोनॉमिक्स को आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है, इसलिए जब भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल सिलेबस जारी करता है तो इसको हिंदी में दे देता है। पूरा सिलेबस हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि वो आर्ट्स का पेपर मानता है और ये मानता है कि आर्ट्स में लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अज्ञानिता बोल सकते हैं। वो अज्ञानी है, वो जान नहीं रहा है कि CBSE बैकग्राउंड से भी आने वाले बच्चे इकोनॉमिक्स रखते हैं, तो उसे कम से कम इंग्लिश में सिलेबस जारी करना चाहिए। बट चलिए हिंदी में जारी किया। मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि ये सिलेबस इंग्लिश में क्या होगा, कौन कौन सा टॉपिक टर्म 1 में पढ़ना है और कौन सा टॉपिक टर्म 2 के अंदर हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते वीडियो। वैसे जो अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का भी क्लास चलता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए 12th का बैच चल रहा है। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन में भी कहीं झारखंड में कहीं बैठे हैं और झारखंड का सिलेबस आप इकोनॉमिक्स का पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही मिनिमम फ़ी में आपको मेरा सिलेबस मिल जाएगा। आप ऑनलाइन मोड में एकदम रेगुलर सिस्टमेटिक वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आपके पास प्रैक्टिस सेट पहुंचेगा। ये सारा कंटेंट आपको बहुत ही कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे ख़रीदना चाहते हैं तो वो मेरे नंबर 9771580632 पर, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, कॉन्टैक्ट करें और फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारा क्लास एप्लीकेशन के ऊपर चलता है। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग, जो कि प्ले स्टोर में आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या 12th का सिलेबस है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12th में सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला हम लोग क्लास 12th का देख रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, इकोनॉमिक्स है, और ये टर्म 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। टर्म 1 में क्या दिया है, तो फर्स्ट टर्म 1 में हम लोगों को पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पोर्शन हम लोगों को इसमें पढ़ना है। दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ना है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। उसके नीचे उत्पादन एवं लागत सिद्धांत पढ़ना है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी।
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 यूनिट है। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सेकंड यूनिट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सेकंड यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसमें आपका डिमांड आएगा, यूटिलिटी एनालिसिस आएगा, वो सब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर बहुत सारे टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर में। फिर पढ़ना है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। उसके आगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को फिर पढ़ना है इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। टर्म 1 के अंदर बात करें हम लोग, टर्म 1 के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेशनल इनकम पढ़ना है, ये अपने आप में बहुत टफ पेपर है। नेशनल इनकम पढ़ना है टर्म 1 के अंदर। और आय एवं रोजगार का सिद्धांत का मतलब होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ना है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ना है। तो ये आप लोगों को टर्म 1 के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ना है, जिसमें माइक्रो का भी कुछ पोर्शन है और मैक्रो का भी कुछ पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन माइक्रो का है। माइक्रो के अंदर हम लोगों को 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 के अंदर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 के अंदर क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 3 के अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के बड़े पोर्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को 3 पेपर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, और लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप आय और रोजगार का निर्धारण देखें तो बड़ा चैप्टर्स है, नेशनल इनकम भी बड़ा चैप्टर है। तो जो बड़े चैप्टर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में दे दिया, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स बच गए सब छोटा चैप्टर है जो सब्जेक्टिव मोड में दे दिया। यानी आपका टर्म 2, टर्म 1 में टफ सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव मोड में आपका सिलेबस टफ है। अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और टर्म 2 आपका सिलेबस आसान कर दिया। टर्म 2 में आपका सिलेबस बहुत ही ईजी है, क्योंकि माइक्रो में एक पढ़ना है मार्केट, जिसमें हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता का में फर्म का सिद्धांत पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पहला पढ़ना है। दूसरा मार्केट बैलेंस, बाजार संतुलन का मतलब है मार्केट बैलेंस पढ़ना है। और प्रतिस्पर्धा रहित मार्केट, ठीक है, कंपिटिटिव लेस यानी मोनोपोली मार्केट आपको पढ़ना है। मोनोपोली मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ कोई कंपटीशन ना हो। और हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो बोलता है मनी इन बैंकिंग पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग आपको पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है इसके बाद, गवर्नमेंट बजट पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट पढ़ना है। और दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस आपको नहीं दिया है, सिलेबस बहुत टफ नहीं है, सिलेबस इजी है टर्म 2 का। लेकिन टर्म 1 का सिलेबस आपका थोड़ा टफ है। टर्म 1 का इसलिए टफ है क्योंकि टर्म 1 में बड़े बड़े चैप्टर्स, नेशनल इनकम अपने आप में बड़ा चैप्टर है, तो बड़े बड़े चैप्टर्स टर्म 1 में डाल दिए गए हैं। टर्म 1 में दूसरा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिए, टर्म 1 टर्म 2 का क्या है। मेरा यह मानना है चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का, चाहे साइंस का हो, सारे बच्चों को टर्म 1 के अंदर ज़्यादा चैलेंजेज है, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने, ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने, ज़्यादा यूनिट पढ़ने टर्म 1 के अंदर। तो टर्म 1 आपका टफ होगा, टर्म 2 ईजी होगा। टर्म 2 में हम लोगों को सब्जेक्टिव लिखना है, टर्म 1 में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो मेरा ये मानना है, यहाँ तक जो हमने आपको बताया उसमें मेरा ये एनालिसिस कहता है, मेरा विश्लेषण कहता है कि टर्म 1 के अंदर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप 40 में 40 लाने का सपना देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव करना बहुत टफ हो जाता है, खास करके नेशनल इनकम, दूसरा आय एवं रोजगार का निर्धारण, ये अपने आप में बड़ा चैप्टर्स है। ये सब छोटे चैप्टर्स हैं, उतना टफ है नहीं, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो बड़े चैप्टर्स है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हमने टर्म 1 टर्म 2 का 12th क्लास का देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। इकोनॉमिक्स के साथ दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है जो
कॉमर्स के लोगों को पसीना उतार के मारता है। सबसे ज़्यादा तंग करने वाला पेपर है, कॉमर्स के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा तंग करता है, वो है दूसरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, दूसरा सब्जेक्ट अकाउंट्स, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है कॉमर्स के बच्चों को। कॉमर्स के बच्चे डरते रहते हैं इससे। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसमें टर्म 1 टर्म 2 के अंदर क्या पढ़ना है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं टर्म 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें सारा इंग्लिश में लिख दिया है, तो हिंदी वाले बच्चों को फिर दिक्कत हो जाएगी, हालांकि हिंदी वाले बच्चे भी जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहली बार टर्म 1 के अंदर जब से ये सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, पहली बार टर्म 1 के टर्म 1 पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स का टर्म 1 टर्म 2 दो टफ पार्ट में बटा हुआ है। टर्म 1 के अंदर जो सबसे टफ पेपर डाला है वो है एनपीओ, हालांकि बच गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा। एनपीओ बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ना है इसमें, इसमें ऐसे बिजनेस के अकाउंटिंग के बारे में, बिजनेस नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है, एनपीओ फर्स्ट चैप्टर। दूसरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप का बेसिक जो हम लोग बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नेचर और वैल्यूएशन का सारा मेथड पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पुनर्गठन, उसके अंदर आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर पढ़ना है। ये आपके बुक में देखिए तो चैप्टर ये कौन सा मिलेगा, ये एक्सरसाइज 2 मिलेगा आपके बुक में, ये एक्सरसाइज 3 मिलेगा, ये एक्सरसाइज 4 मिलेगा, ये एक्सरसाइज 5 मिलेगा, ये एक्सरसाइज 6 मिलेगा, सारा सीरियल एक्सरसाइज है। ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, कोई दिक्कत है, और ये एक्सरसाइज 1 है। तो समझिए कि आपके बुक के हिसाब से शुरुआत का सारा पढ़ना है 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद ये एक्सरसाइज 7 नहीं होगा, 7 एक्सरसाइज आपका इशू ऑफ शेयर हो जाएगा। ये सब शेयर जो है सेकेंड टर्म का है पूरा। इसमें आपको एक एक्सरसाइज आगे मिलेगा जो पार्ट बी, ये पार्ट बी के अंदर आपका आता है, ये पोर्शन पार्ट बी के अंदर आता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे थे यहाँ से यहाँ तक का, वो सब पार्ट ए के अंदर आ रहा था, पार्ट ए, ये सारा पार्ट ए के अंदर आता है, और ये पार्ट बी के अंदर आता है, और ये भी पार्ट बी के अंदर आता है, ये भी पार्ट बी के अंदर रेशियो एनालिसिस पूछा जाता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये पूरा पार्टनरशिप हो गया, ये आपका एनपीओ हो गया, और ये पार्ट बी के अंदर 2 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी या बैलेंस शीट पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ना है, और बैलेंस शीट से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बैलेंस शीट से पूछेगा कि एसेट्स को कहाँ दिखाया जाता है, करंट एसेट कौन होता है, फिक्स एसेट कौन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है जहाँ पे पूरा फार्मूला यूज होता है, यानी फार्मूले के जरिए हम लोग रेशियो एनालिसिस में बहुत सारा क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से आ सकता है फार्मूला के जरिए, क्योंकि ऐसा चैप्टर डाल दिया जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब टर्म 2 का देखें तो टर्म 2 के अंदर क्या सिलेबस पढ़ना है, तो टर्म 2 के अंदर आप लोगों को पढ़ना है पहला इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर, कंपनी में इशू ऑफ डिवेंचर भी है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए कुछ भी डिलीट नहीं किया है, पहले ये सब डिलीटेड था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन इस बार कुछ भी डिलीट नहीं किया है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉम्परेटिव पढ़ना है, कॉमन साइज पढ़ना है, कहाँ कुछ डिलीट किया, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए हमारा जो एनालिसिस करता है, आप लोग तो अपने तरफ से देखेंगे ही, हमारा एनालिसिस करता है कि जैक ने इस बार कुछ भी अपने सिलेबस में डिलीट नहीं किया है, सारा का सारा बुक पढ़ना है। अब उसको पार्ट बाई पार्ट बांट दिया है, ऑब्जेक्टिव में भी टफ कर दिया है, सब्जेक्टिव भी टफ कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इशू ऑफ डिवेंचर तो समझ आ जाता है, फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर भी अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं टर्म 2 के अंदर। तो हो जाओ सावधान, तैयार पढ़ाई के लिए। और ये हम लोगों का अकाउंट्स का सिलेबस हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले सिलेबस की तरफ। अकाउंट्स के सिलेबस में मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा। आप स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तीसरा सिलेबस है बिजनेस स्टडी का। बिजनेस स्टडी का सिलेबस है, उसमें आधा इधर दिया हुआ है, आधा अगले स्लाइड में सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए हाफ सिलेबस से इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं बीएसटी। ये भी टर्म 1 और टर्म 2 दो पार्ट में बटा हुआ है। टर्म 1 में पहला चैप्टर पढ़ना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ चैप्टर है प्लानिंग। ये शुरुआत का 4 चैप्टर है। उसके आगे और भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि टर्म 2 में आपका है कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग। कुछ भी डिलीट नहीं है, 12 यूनिट है, उसमें 4 इधर और 4 इधर पढ़ना, 8 हो गया और 4 अगले में होगा।
तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब आपको पढ़ना है। तो ये याद रखना है कि चैप्टर 1 पढ़ना है, एक्सरसाइज 1 है, ये 1 ही है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक्सरसाइज 8 है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट 9 है, और ये है 10, और ये है 11। तो सारा का सारा तो पढ़ना ही है। आपके बुक में एक्सरसाइज 8, 9, 10, 11 और 1, 2, 3, 4 इस स्लाइड में, और बाकी नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको मिलेगा। बीएसटी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। तो बीएसटी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे भी बाकी जो बचा खुचा यहाँ पे सब हम लोग कितना डिस्कस किए थे। 4 उधर था ना हम लोगों के पास, 4 यूनिट वहाँ पे पढ़ना था। और देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये चैप्टर हो गया 5, ये चैप्टर 6, चैप्टर 7, और उधर 8, 9, 10, 11 किए थे, और ये चैप्टर है 12, ये 12 नंबर चैप्टर है। मतलब 12 का 12 यूनिट बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, एक पोर्शन भी डिलीटेड नहीं है आपके सिलेबस से। तो बच्चों हो जाओ तैयार और लग जाते हैं जी जान से, क्योंकि आपने को ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, स्टाफिंग भी पढ़ना है, डायरेक्टिंग भी पढ़ना है। तो सिलेबस है बड़ा, पढ़ना सब कुछ है, और हम लोगों के पास समय कम है, तो अगर लगेंगे नहीं ध्यान देकर तो फिर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर। बहुत लोगों को मैथ्स मज़ा नहीं आता है, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है मैथ्स पढ़ने में भी। मैथ्स इंटरेस्टेड पेपर भी है, मज़े वाला सब्जेक्ट है। तो चलिए मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या पढ़ना है मैथ्स के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग बीएमटी का देखते हैं, टर्म 1 का सिलेबस, ये टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 1 के अंदर आपको प्रोग्रेशन पढ़ने, प्रोग्रेशन के अंदर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 प्रोग्रेशंस होते हैं। सेकेंड पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। थर्ड पढ़ना है डिटर्मिनांट्स। फोर्थ पढ़ना है डिफरेंशिएशन। फिफ्थ पढ़ना है इंटीग्रेशन। सिक्स पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और सेवन्थ में पढ़ना है टाइम सीरीज, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो ढका हुआ है टाइम सीरीज लिखा हुआ है। तो बताइए क्या पढ़ना है इसमें, सबको तो दे ही दिया, कुछ भी छूटा नहीं। इसका मतलब है ये 3 यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन तक जो है वो साइंस वाले मैथमेटिक्स से दिया है, पार्ट ए से दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और साथ ही साथ टाइम सीरीज, ये पार्ट बी से दिया हुआ है, पार्ट बी से दिया हुआ आपको। तो पार्ट ए और पार्ट बी को कंबाइन करके टर्म 1 बना दिया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्म 2 में आपके मैट्रिसेस हैं, सेट्स हैं, इसको सेट थ्योरी भी बोला जाता है। मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड है, तीनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। ध्यान दीजिए, ये 3 चैप्टर्स हैं, एक साथ मिला दिया। ये 2 चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एक साथ मिला दिया। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, कुछ भी नहीं छूट रहा है, सब कुछ पढ़ना है। एक भी चैप्टर इसमें डिलीटेड नहीं है, सारा का सारा पढ़ना है बीएमटी के अंदर। इसका मतलब हम लोग ये अगर कंक्लूजन निकाल लें तो कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में डिलीट नहीं किया गया है, आपको सारा चैप्टर पढ़ना है। बस यही है, बांट के दे दिया गया है कि कौन सा चैप्टर टर्म 1 के अंदर आएगा, कौन सा चैप्टर टर्म 2 के अंदर आएगा। तो ये बीएमटी का भी हम लोग देख लिए थे। हम लोग इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिए, अकाउंट्स डिस्कस कर लिए, बिजनेस स्टडी डिस्कस कर लिए और बीएमटी डिस्कस कर लिए। अब बचा एक सब्जेक्ट जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है ईटीपी। बहुत बच्चे ईटीपी रखते हैं आज के समय में, एकदम लेटेस्ट सिलेबस और सब्जेक्ट है ये ईटीपी, एंटरप्रेन्योरशिप। नए सोच का बिजनेसमैन बनना है, तो अगर किसी को नए सोच का बिजनेसमैन बनना है बच्चा लोग, तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना चाहिए। तो चलिए ईटीपी के सिलेबस की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आज के समय में, आज राज अगर दुनिया पर कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर्स कर रहा है। न्यू थिंकिंग का बिजनेसमैन, नया आइडिया लेकर आता है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या क्या पढ़ना है एंटरप्रेन्योर्स को, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स के पास, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और क्या क्या सिलेबस आपके लिए दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टर्म 1 में सिलेबस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर देखिए, कुछ भी इसमें भी डिलीटेड नहीं है। ये पूरे का पूरे चैप्टर्स हैं, 12 और 10, 22 चैप्टर हैं टोटल आपकी बुक में, और 22 का 22 उठा के डाल दिया। तो सबसे पहले है सेंसिंग, फर्स्ट चैप्टर है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग सेकंड चैप्टर है। मार्केट असेसमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंटिन्यूस डाल दिया। इसमें कंटिन्यूस चैप्टर है, यानी पार्ट ए पार्ट बी नहीं क्या, पूरा का पूरा डाल दिया। इसके बाद है आपके 12 था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारा का सारा आपको चैप्टर्स पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम होंगे और ये सारे एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में होंगे, तो आपको तैयारी करते रहनी है। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कोशिश करना है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव में 40 का 40 ला दे। उसके लिए हमारे यहाँ कंटिन्यूस टेस्ट होता है ऑफलाइन में। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन जुड़ रहा है तो ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर है, वो टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेज उनको पे करने होंगे, अपना टेस्ट वो दे सकते हैं।
टेस्ट देने के बाद उनका लाइव सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। लाइव सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी टेस्ट हुआ है, अगर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 40 क्वेश्चन का रियल आंसर आपसे पूछ के, बच्चों से पूछ के, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ ये आंसर बता दिया जाता है कि सी आंसर सही है, उसका डिस्कशन किया जाता है कि सी क्यों सही है, डी क्यों नहीं सही है। तो वो डिस्कशन हम लोग करेंगे और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये हम लोग लेकर आए थे आपके लिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2-3 दिन पहले ये सिलेबस जारी कर दिया, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा वीडियो नहीं बन पाया था, तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो को। आप देखिए, अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट का। जल्द ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपना जो मॉडल पेपर जारी करता है 5 सेट एक सब्जेक्ट का 5 सेट, तो 5 सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करें तो 25 सेट हमारे पास आएगा वो मॉडल पेपर, और 25 का 25 मॉडल पेपर जो है हम लोग पूरा का पूरा आंसर करवाएंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।